वो सोच रही थी कि ससुर को पागल घोषित कर सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगी, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि जिस खीर में उसने दवा मिलाई थी वो ससुर ने नहीं खाई थी। रमाकांत जी अपनी पुरानी हवेली के बरामदे पर बैठे शून्य में निहार रहे थे। हवेली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका दिल अब बहुत छोटा सा हो गया था। पत्नी को गुजरे जमाना हो गया और अब उनका बेटा सुमित भी नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर दूसरे राज्य में जा रहा था। घर में रह जाने वाले थे तो बस रमाकांत जी और उनकी बहू निर्मला। पिताजी, अब मुझे निकलना होगा, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप अपना ख्याल रखिएगा और समय पर दवाइयां लेते रहिएगा, सुमित ने अपने पिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा। रमाकांत जी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। सुमित, बेटा तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं, बस तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। यह घर तेरे बिना काटने को दौड़ता है। तभी निर्मला हाथ में आरती की थाली लेकर आई। अजी आप सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाबूजी मेरे भी तो पिता समान है, मैं इनकी इतनी सेवा करूंगी कि इन्हें आपकी कमी महसूस ही नहीं होगी, आप बस निश्चिंत होकर जाइए। निर्मला की आवाज में इतनी मिठास थी कि किसी को भी भ्रम हो जाए। सुमित अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। उसे लगता था कि निर्मला जैसी संस्कारी और समझदार बहू आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। सुमित आश्वस्त होकर चला गया, लेकिन जैसे ही सुमित की गाड़ी धूल उड़ाते हुए ओझल हुई, निर्मला के चेहरे के भाव बदल गए। वह मिठास, वह अपनापन जैसे कहीं हवा हो गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और रमाकांत जी की तरफ एक तिरछी नजर डाली। बुढ़ा तो गया, अब इस हवेली में मेरा राज चलेगा, बहुत सेवा कर ली, अब मेवा खाने का वक्त है। निर्मला बड़बड़ाई और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। शाम हुई तो रमाकांत जी को भूख लगी। उन्होंने आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा होता, सिर में बड़ा दर्द है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। रमाकांत जी लाठी टेकते हुए रसोई की तरफ गए तो देखा निर्मला फोन पर किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। अरे भैया तुम बस देखते जाओ, सुमित तो गया साल भर के लिए, अब यह हवेली और यह सारी जमीन जायदाद मेरे नाम होगी। यह बुढ़ा सठिया गया है, बस इसी बात का फायदा उठाना है। रमाकांत जी के कानों में यह शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस बहू को उन्होंने बेटी मानकर इतना स्नेह दिया, वह उनके पीठ पीछे ऐसी साजिश रच रही है। वह चुपचाप वहां से हट गए और अपने कमरे में आ गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के खाने का वक्त हुआ। निर्मला एक कटोरी में खीर लेकर आई। उसके चेहरे पर फिर से वही बनावटी मुस्कान थी। बाबूजी, आज मैंने आपके लिए विशेष बादाम वाली खीर बनाई है, सुमित कहकर गए थे कि आपको मीठा बहुत पसंद है, लीजिए खाइए। रमाकांत जी ने निर्मला की आंखों में देखा। वहां उन्हें स्नेह नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक दिखाई दी, एक ऐसी चमक जो शिकारी की आंखों में होती है। रख दे बहू, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में खा लूंगा। रमाकांत जी ने सामान्य रहने की कोशिश की। नहीं बाबूजी, ठंडी हो जाएगी तो स्वाद नहीं आएगा, आप अभी खा लीजिए, मैं बर्तन समेट लूं। निर्मला ने जिद की। रमाकांत जी को शक हुआ और उन्हें बहाना बनाया, बहू मुझे जरा गुसल खाने जाना है, तू रख दे, मैं आकर खाता हूँ। निर्मला के जाने के बाद रमाकांत जी ने वह खीर उठाई। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या वाकई उनकी बहू ने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा जहां उनका पालतू कुत्ता शेरू बैठा था। उन्होंने थोड़ी सी खीर शेरू के कटोरे में डाल दी और बाकी खीर खिड़की के बाहर नाली में बहा दी। फिर खाली कटोरी लेकर बिस्तर पर बैठ गए। अगली सुबह जब रमाकांत जी सोकर उठे तो घर में कोहराम मचा हुआ था। निर्मला जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन रमाकांत जी की नजर बाहर आंगन में पड़ी। शेरू जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रमाकांत जी का कलेजा काम गया। यह खीर शेरू ने खाई थी, अगर वह खा लेते तो आज उनकी भी यही हालत होती। उन्हें समझ आ गया कि निर्मला उन्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें बीमार और लाचार बनाकर बिस्तर पर डालना चाहती है, ताकि वह उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर सके। बाबूजी आप ठीक तो हैं? आज आप बहुत देर तक सोए रहे, आपकी याददाश्त ठीक है ना? निर्मला कमरे में आई और बड़े गौर से उन्हें देखने लगी। रमाकांत जी ने फैसला कर लिया कि वह अब वही खेल खेलेंगे जो निर्मला चाहती है। बहू, आज क्या वार है? सुमित स्कूल गया है क्या? उन्होंने जानबूझकर बहकी हुई बात की। निर्मला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बाबूजी, सुमित को तो गए 1 साल हो गए, वह नौकरी करता है, लगता है आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, बुढ़ापे का असर है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव ही घर की असली दौलत है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही पारिवारिक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। दिन बीतते गए। निर्मला खुलकर अपनी चालें चलने लगी। वह रमाकांत जी को जो भी खाना देती उसमें नींद की और दिमाग सुनने करने वाली दवाइयां मिला देती। रमाकांत जी भी कम नहीं थे, वह मौका पाते ही खाना या तो फेंक देते या किसी कपड़े में छिपा लेते, लेकिन वह सबके सामने ऐसा नाटक करते जैसे उनकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वह कभी कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते, कभी दीवारों से बातें करते। निर्मला ने अपने भाई राकेश को बुला लिया। राकेश पेशे से वकालत की पढ़ाई कर चुका था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा गलत कामों में चलता था। दीदी, अब वक्त आ गया है, बुढ़े की हालत देखकर लगता है कि यह पूरी तरह पागल हो चुका है। अब हम आसानी से कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि यह अपनी संपत्ति संभालने के लायक नहीं है। पौर और अटांगी अपने नाम करवा लो, राकेश ने सलाह दी। हाँ राकेश, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है,
वो कुछ पैसों के लालच में झूठी रिपोर्ट बना देगा और बाबूजी को डेमेंशिया यानी भूलने की गंभीर बीमारी है, बस फिर अब यह हवेली अपनी। निर्मला ने हंसते हुए कहा। रमाकांत जी अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाए यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन क्रोध भी था। यह घर उनके पूर्वजों की निशानी थी, वह ऐसे लालची लोगों के हाथ में नहीं जाने दे सकते थे। रमाकांत जी ने रात के अंधेरे में अपने पुराने मित्र, जो शहर के माने हुए वकील थे, वकील साहब को फोन लगाया। उन्होंने सारी स्थिति बताई और एक गुप्त योजना बनाई। अगले दिन निर्मला और राकेश एक फाइल लेकर रमाकांत जी के पास आए। साथ में एक आदमी भी था जिसे उन्होंने डॉक्टर बताया, लेकिन असल में वह ही उनका कोई साथी था। बाबूजी देखिए, डॉक्टर साहब आए हैं, आपकी तबीयत खराब है रहती है ना, इसलिए आपकी जांच करेंगे। और हाँ, सुमित ने फोन किया था, उसने कहा है कि इन कागजों पर आपके अंगूठे का निशान चाहिए। पेंशन के कागज है, निर्मला ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला। रमाकांत जी ने कांपते हुए हाथों से कागज लिए। वह जानते थे कि यह पेंशन के कागज नहीं बल्कि जायदाद नाम करने के कागज हैं। बहुत सुमित ने भेजा है तो ठीक ही होगा। मेरा चश्मा कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रमाकांत जी ने नाटक किया। अरे बाबूजी, चश्मे की क्या जरूरत है, बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए, राकेश ने उतावलेपन में कहा। रमाकांत जी ने अंगूठा स्याही में डुबोया। निर्मला और राकेश की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। जैसे ही रमाकांत जी अंगूठा लगाने वाले थे, तभी दरवाजे पर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सुमित अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ पुलिस और रमाकांत जी के मित्र वकील साहब भी थे। निर्मला और राकेश हक्के बक्के रह गए। सुमित, तुम तो अगले महीने आने वाले थे। निर्मला के पसीने छूटने लगे। सुमित ने गुस्से से निर्मला की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वह सीधा अपने पिता के पास गया। पिताजी, आप ठीक हैं? रमाकांत जी ने अब नाटक करना छोड़ दिया। वह सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब बेचारगी नहीं बल्कि एक पिता का तेज था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन अगर मैं कुछ दिन और सतर्क नहीं रहता तो शायद यह लोग मुझे पागल साबित करके ही दम लेते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हमने तो आपकी इतनी सेवा की। निर्मला ने रोना शुरू कर दिया। सुमित, बाबूजी का दिमाग चल गया है, कुछ भी बोल रहे हैं। बस करो निर्मला, सुमित चिल्लाया। बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और सिर्फ बताया नहीं, सबूत भी दिया है। सुमित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। ये वही बातें थी जो निर्मला और राकेश कर रहे थे। बुड्ढा सटिया गया है, दवा मिलाकर खिला दो, हवेली भेज देंगे। रमाकांत जी ने अपने तकिए के नीचे छिपा कर रखे एक छोटे से टेप रिकॉर्डर से यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। निर्मला का चेहरा पीला पड़ गया। राकेश भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। रमाकांत जी ने वह कागज उठाया जिस पर निर्मला उनसे अंगूठा लगवाना चाहती थी। वकील साहब, जरा पढ़िए तो, इसमें क्या लिखा है? वकील साहब ने कागज पढ़ा और मुस्कुराए। इसमें लिखा है कि रमाकांत जी अपनी स्वेच्छा से, अपने पूरे होश हवास में अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहू निर्मला के नाम करते हैं, क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार है। देख लिया बेटा, रमाकांत जी ने सुमित की ओर देखा। तेरी पत्नी ने मुझे जीते जी मार डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह खीर जो मैंने उस दिन शेरू को दी थी, उसकी वजह से वह बेजुबान जानवर 2 दिन तक तड़पता रहा। अगर मैं खा लेता तो आज मैं पागल खाने में होता। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने निर्मला की तरफ देखा जिससे वह इतना प्यार करता था। छी निर्मला, मुझे घिन आ रही है तुम पर। दौलत के लालच में तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम एक पत्नी तो क्या, एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। सुमित, इसे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। राकेश ने मुझे उकसाया था। निर्मला सुमित के पैरों में गिर पड़ी। दूर हटो मुझसे, सुमित ने पीछे हटते हुए कहा। जिस पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उन्हें ही धोखा दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज और अभी। दोस्तों, इंसान पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन अगर नीयत साफ ना हो तो वह पैसा कभी नहीं टिकता। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर अगर आपको बाबूजी की समझदारी पसंद आई हो तो कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सुमित, मैं कहाँ जाऊंगी? निर्मला गिड़गिड़ाई। तभी रमाकांत जी आगे आए। बहू, मैंने तुझे बेटी माना था, सोचा था कि मेरे जाने के बाद यह हवेली, यह घर सब तेरा और सुमित का ही तो है। मुझे ऊपर साथ मुझे ऊपर साथ तो ले नहीं जाना था। अगर तू प्यार से मांगती तो मैं खुशी खुशी सब तेरे नाम कर देता, लेकिन तूने विश्वास का गला घोटा है, और विश्वास का कांच जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। पुलिस राकेश और उस फर्जी डॉक्टर को पकड़ कर ले गई। सुमित ने निर्मला का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। सुमित ने दरवाजा बंद कर दिया। हवेली में अब फिर से शांति थी। सुमित अपने पिता के पास जमीन पर बैठ गया और उनके घुटनों पर सिर रख दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपको एक नागिन के भरोसे छोड़ गया। रमाकांत जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। इंसान का असली चेहरा तो वक्त आने पर ही सामने आता है। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा सही समय पर आ गया और हमारे पूर्वजों की यह निशानी गलत हाथों में जाने से बच गई। उस रात हवेली में बाप बेटे ने मिलकर खाना बनाया। सुमित ने तय किया कि वह अब नौकरी के लिए कहीं दूर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पास में कोई काम शुरू करेगा ताकि अपने पिता के साथ रह सके। निर्मला को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वह अपने मायके गई, लेकिन उसके भाइयों ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया क्योंकि उसके कारण राकेश जेल में था। अब वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। लालच ने उसका घर, परिवार और इज्जत सब कुछ छीन लिया था। निष्कर्ष,
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों को कभी भी कमजोर या बेवकूफ़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, उनके पास ज़िंदगी का वो तजुर्बा होता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। और दूसरी बात, लालच एक ऐसी दीमक है जो हज़ारों साल पुराने मजबूत रिश्तों को भी पल भर में खोखला कर देती है। जो अपना है उसी में खुश रहिए, क्योंकि छल कपट से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।